नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सावली बहू। जैसे कि आपने पिछले भाग में पढ़ा, सलोनी की मम्मी रेणुका। सलोनी की शादी एक अपाहिज व्यक्ति जिसकी उम्र 50 वर्ष है। सलोनी की मम्मी रेणुका। सलोनी का सांवला रंग होने की वजह से यह रिश्ता तय कर देती है ताकि उसकी छोटी बेटी गौरी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाए। अब देखते हैं आगे की कहानी। सलोनी अपनी माँ की बात सुनकर कुछ कह पाती कि रेणुका ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो आंखों में ढेर सारे आंसू लेकर सलोनी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि सलोनी, इस रिश्ते के लिए मना मत करना। मेरी बच्ची, वो भले ही अपाहिज है पर उसका दिल और संपत्ति बहुत बड़ी। जरा सोच सलोनी, अगर तुमने ये शादी कर ली तो हम सबके भाग्य खुल जाएंगे और गौरी की शादी फिर हम बड़ी ही धूमधाम से करा सकते हैं और तेरे पापा का लाखों का कर्जा जो बैंक से लिया हुआ है वो पल भर में ही खत्म हो जाएगा और हम सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे बेटा। और बात रही अपाहिज होने की, तो अगर यही तेरे पति के साथ शादी होने के बाद होता तो क्या तू अपने पति को छोड़ देती? नहीं ना। फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे मेरी बच्ची। देख सलोनी, आज तक तुझसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तेरे सामने झोली फैलाकर एक औरत भीख मांग रही है अपने पति और अपनी बेटी के लिए। सलोनी अपनी माँ की ये हालत देखकर कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसे अपनी माँ के शब्द बहुत ही चुभ रहे थे। उसके लिए भीख मांग रही है। अगर माँ ये भी कह देती कि ये सब वो मेरे लिए कह रही है जिससे मैं खुश रह सकूं, तो मुझे कितना सुकून मिलता कि चलो माँ ने एक बार तो मेरे बारे में सोचा। पर माँ तो बस ख्याल, माँ ने कभी मुझसे इतना प्यार से बात नहीं की। आज उन्होंने मुझे अपनी बेटी तो माना। माँ का प्यार, ये प्यार पाने के लिए मैं कितनी तरस गई थी। और फिर अगर मेरे ये शादी करने से मेरे घर का भला होता है तो मुझे ये शादी कर लेना चाहिए। कम से कम माँ की ममता तो मिलेगी। और फिर मुझे कोई रिश्ता आता भी कहाँ है। अगर वो अपाहिज है तो मुझ में भी तो कमी है। मेरे रंग को लेकर जब खुद में ही कमी है तो किसी को क्या दोष दूँ? रेणुका सलोनी के यूं खामोश रहने से घबरा गई कि कहीं सलोनी शादी के लिए मना न कर दे। और वो फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। अपनी माँ को यूं रोता देख सलोनी से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि माँ, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा और इस बार मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी, पर आप ये खाना खा लीजिए और अपने आंसू पूछ लीजिए। सलोनी ने जैसे ही शादी के लिए हाँ कहा तो ऐसा लगा जैसे कि रेणुका के पंख लग गए हो और खुशी से पागल हो गई हो और उसने एकदम से सलोनी को अपने गले से लगा लिया। और माँ का इतना प्यार अचानक से ही पाकर सलोनी को भी लगा कि शायद उसका निर्णय सही है। आखिर बच्चे भी तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। फिर रेणुका ने खुशी खुशी खाना खाया। अगली सुबह सलोनी के रोके की रस्म करनी सलोनी के पिता की होने की वजह से मुमकिन नहीं था। इसलिए रेणुका ने एक तरकीब सोची कि वो सलोनी और गौरी को कॉलेज के बहाने घर से बाहर भेज देगी और खुद मंदिर का नाम लगाकर घर से बाहर आ जाएगी और जल्द ही रोके की रस्म करके घर वापस आ जाएगी तीनों लोग, जिससे सलोनी के पिता को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तरकीब रेणुका, सलोनी और गौरी दोनों को बता दी, जिससे सलोनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बहाने से और गौरी कॉलेज जाने के बहाने से और रेणुका मंदिर जाने के बहाने से घर से बाहर निकल जाती हैं।
उधर मालिनी और उसका देवर भी उसी मंदिर पर पहुंच जाता है जहां पर रोके की रस्म होने वाली होती है। सलोनी और गौरी जब पहली बार मालिनी के देवर को देखती हैं तो एकदम से हैरान हो जाती हैं। गौरी तो अपनी माँ के कानों में कहती है कि माँ, ये लड़का नहीं आदमी है, जिससे सलोनी की नहीं आपकी शादी हो सकती है। रेणुका ने उसे डांट कर चुप करा दिया, पर इधर सलोनी को भी बहुत दुख हुआ कि माँ मुझे क्या थोड़ा भी प्यार नहीं करती। उन्होंने मुझसे दोगुनी उम्र के आदमी से रिश्ता जोड़ा है, क्या उन्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। पर अब क्या फ़ायदा इन बातों को सोचकर। मैंने माँ को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं ये शादी ज़रूर करूँगी, तो मुझे ये करना ही होगा अपनी माँ के लिए। रेणुका ने मालिनी से सवाल किया कि इस रस्म में सिर्फ आप ही दोनों आए हैं, आपके पति या सास ससुर कोई भी नहीं आया। मालिनी ने कहा कि दरअसल मेरे पति सिंगापुर में रहते हैं, तो उनका आना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। और मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे एक कार एक्सीडेंट के बाद, इसलिए तो मेरे देवर की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। रेणुका ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं जी, हम लोग सलोनी के पिताजी से झूठ बोलकर आए हैं, इसलिए हमें जल्दी ही घर वापस जाना होगा, तो रोके की रस्म शुरू करें। मालिनी ने कहा जी जरूर समदन जी। और मालिनी ने नौकर को इशारा किया कि वो गाड़ी से जाकर रस्म के लिए तोहफे निकाल कर लाए। और फिर जो नौकरों ने गाड़ी से सामान लाया है उसे देखकर सलोनी की माँ और बहन गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। 5 जोड़ी सलतारा हार, 4 रानी हार, 4 जोड़ी कंगन, 6 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी कमरबंद और भी न जाने कितनी सोने चांदी की। रेणुका को तो अब शर्म आ रही थी कि वो मालिनी और उसके देवर के विदाई के लिए सिर्फ कुछ रुपए और फल लेकर आई थी, और मालिनी के देवर को छोटी सी चैन। लेकिन गौरी के तो होश उड़ गए थे। इतना सोना चांदी देखकर उसे तो अब अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था कि वैसे तो उसकी माँ यही कहती है कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचती है, पर इतना अच्छा रिश्ता उसने सलोनी के लिए लाया, मेरे लिए नहीं। पर इस धन दौलत से सलोनी को कोई मोह नहीं था, उसे तो बस अपने पापा की याद आ रही थी कि उसने पहली बार अपने पिताजी से झूठ बोला था और उसके इतने बड़े दिन में आज वो शामिल नहीं थे। रस्म जल्द ही पूरी हो गई और मालिनी के साथ ही उसका देवर घर के लिए रवाना हो गए। इस बात के साथ ही अगले 4 दिनों के बाद सलोनी और मालिनी के देवर की शादी इसी मंदिर में होनी चाहिए। हालांकि रेणुका ने कहा कि वो इतना जल्दी शादी की तैयारियां कैसे करेगी, पर मालिनी नहीं मानी और उसने कहा कि अच्छे रिश्ते को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, वरना उन्हें टूटने में वक्त नहीं लगता। फिर रेणुका को भी लगा कि ठीक ही है, जितना जल्दी सलोनी की शादी हो जाएगी गौरी के लिए उतना ही अच्छा है। इधर रेणुका, गौरी और साथ ही सलोनी सब अपने अपने टाइम पर घर वापस आ गए, जिससे सलोनी के पिता को कोई शक न हो। घर आकर गौरी ने अपनी माँ को हजारों बातें सुनाई। आपसे बड़ी चालाक मैंने कहीं नहीं देखा माँ। रेणुका ने कहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो बेटी। गौरी बहुत गुस्से में थी। उसने कहा अच्छा माँ, आप हमेशा मुझे ये सपने दिखाती रही कि आप मेरी शादी इतने बड़ी परिवार में करेंगी जहाँ मैं महलों में रहूँगी, 10-12 नौकर होंगे मेरे आगे पीछे, मैं रानी बनकर पूरे घर पर राज करूँगी। और जब ये करने का मौका आया तो आपने ये रिश्ता सलोनी को दे दिया। क्यों माँ? रेणुका ने कहा कि तू पागल हो गई है क्या?
क्या मेरी बेटी, तूने लड़के को नहीं देखा? तेरे बाप की उम्र का है वो और पैरों से भी अपाहिज है। तू उसके साथ कैसे जिंदगी भर रहती मेरी बच्ची? तेरी जिंदगी तो जीते जी नरक बन जाती, और मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। गौरी ने कहा कि अन्याय तो आप कर रही हो माँ सलोनी के साथ। माना कि मैं उसे पसंद नहीं करती, पर अगर एक बार जिस ख्याल को आप मेरे लिए बोल रही हैं, तो वो ख्याल सलोनी के लिए भी तो लागू होता है कि जीते जी तो सलोनी की जिंदगी भी नरक बन जाएगी। रेणुका गौरी की इस बात पर चुपचाप खड़ी रही, और गौरी रोते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। गौरी के जाने के बाद रेणुका ने मन में सोचा कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। मैं सलोनी के साथ ये बात कहीं न कहीं मेरा मन भी जानता है, पर तेरी मुँह में इतनी जकड़ी हुई हूँ गौरी की तेरा सुनहरा भविष्य के बनाने के लिए मुझे सलोनी की कुर्बानी तो देनी ही होगी। और फिर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया है। उसकी भी तो शादी नहीं हो रही थी। आज 3 साल से उसके लिए भी तो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर उसके असवालेपन की वजह से उससे कोई शादी करना भी तो नहीं चाहता है। पता नहीं इतनी काली कैसे पैदा हो गई। खैर तू ये बात आज ही नहीं समझेगी गौरी, पर जिस दिन तेरा भविष्य सुखदायी होगा मेरे इस फैसले से, तब तुझे मेरे ऊपर गर्व होगा। इधर सलोनी अपने घर के कामों में लगी थी, और उसे रह रहकर गौरी की बात याद आ रही थी कि बुआ ने झूठ कहा था कि कभी कोई मुझे भी मेरे इस रंग के साथ अपनाएगा, कभी कोई मुझसे भी प्यार करेगा। और गौरी की बात सच निकली। कोई अंधा तो नहीं मिला, पर अपाहिज जरूर मिला मुझे। क्या इतना बुरा होता है सांवला होना, जिसकी कीमत बचपन से लेकर मैं आज तक चुका रही हूँ। छोटी थी तो सब काली काली कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल में भी कोई मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। दुकान पर अगर जाऊं तो मेरे रंग को लेकर मुझे कपड़े दिखाता था। छोटी थी तो आखिर सांवला होना इतना बुरा होता है, जो हर वक्त मेरा मजाक बनता आया है। आज मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन था। भले ही इस फैसले से मैं खुश नहीं थी, पर मेरे पापा का आज के दिन ही मेरे साथ न होना मेरे लिए कितना कष्टदायी था। वो एक ही इंसान है जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे सपोर्ट किया। कैसी सजा है जो आपने मुझे दी। क्यों मुझे गौरी की बात ही सुंदर और गोरा नहीं बनाया, तो आज मैं भी अपनी माँ की ममता की हकदार होती। और उसके आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अगली सुबह मालिनी का फोन रेणुका को आया कि वो उनसे मिलना सलोनी की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहती है। इधर मंदिर का बहाना बनाकर रेणुका मालिनी से मिलने चली गई। वहां जाकर मालिनी ने कहा कि आपको याद तो है ना कि आज से 3 दिन बाद सलोनी की शादी है। रेणुका ने कहा, जी हाँ मुझे याद है। मालिनी ने कहा, तो आपने क्या सोचा कि आप अपने पति को क्या कहकर मनाएंगी? रेणुका ने कहा कि बस वही समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं जिससे सलोनी का विवाह अच्छे से हो जाए। मालिनी ने कहा, ठीक है, फिर जैसा मैं आपको कहती हूँ आप वैसा करिए, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। रेणुका ने कहा कि मुझे करना क्या होगा? मालिनी ने कहा कि आपने ही कहा था न कि आपके पति अभी भी काम की तलाश में रहते हैं ना, तो आपको जाकर उन्हें मेरा नंबर देना होगा और ये कहना होगा कि ये नंबर एक बड़ी कंपनी का है जहां उन्हें जॉब मिल सकती है। और फिर जब वो इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे तो मैं उन्हें काम के बहाने शहर से बाहर बुला लूँगी।
2 दिनों के लिए, और जब तक इधर सलोनी की शादी हो जाएगी फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रेणुका ने कहा कि आपकी तरकीब तो अच्छी है, पर एक समस्या है। मालिनी ने कहा कि क्या समस्या है? रेणुका ने कहा कि अगर मेरे पति ने पूछा कि मुझे ये नंबर कहाँ से मिला है, मालिनी ने कहा कि आप कह दीजिएगा कि आपकी दोस्त ने आपको ये नंबर दिया है। उसका पति भी वही काम करता है और इससे उन्हें जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना है यहाँ। रेणुका ने कहा कि बस एक आखिरी सवाल है आपसे। मालिनी ने कहा कि मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहती हैं। आप यही जानना चाहती हैं न कि जब आपके पति दूसरे शहर जाएंगे तो वो 2 दिन के लिए कैसे हमारे प्लान में फंसकर। रेणुका ने कहा जी हाँ। मालिनी ने कहा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे चारों तरफ बिजनेस है, हम किसी भी बिजनेस में उनको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे और अगर उनमें सच में कोई काबिलियत हुई तो हम उन्हें जॉब भी दे देंगे। इतना सुनते तो रेणुका फिर एक बार खुशी से झूम उठी और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। इधर घर पहुंचकर उसने वैसा ही किया जैसे मालिनी ने कहा था, और फिर उसके पति ने भी जब नौकरी की बात सुनी तो वो भी खुश हो गया और बिना कुछ ज़्यादा पता किए उस कंपनी के बारे में अगली सुबह ही निकलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह जल्दी उठकर सलोनी के पिताजी जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। इधर चुपचाप बिना किसी को बताए रेणुका ने शादी की तैयारियां चालू कर दी। हालांकि कई बार उस अधेड़ उम्र की औरत को रेणुका पर शक हुआ, क्योंकि वो जब भी रेणुका से मिलती, जब वो बाहर शादी का कुछ सामान लेने जाती तो रेणुका इस अधेड़ औरत टकरा जाती और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और रेणुका की इस हरकत पर उस अधेड़ उम्र औरत को शक होता। पर वो ये नहीं जान पा रही थी कि आखिर रेणुका छिपा क्या रही है। रेणुका जानती थी कि अगर सलोनी की शादी की बात बड़ी जीजी अधेड़ औरत को पता चला तो वो कभी भी सलोनी की शादी नहीं होने देगी। इसलिए रेणुका सबसे छिपकर सलोनी की शादी करने में लगी थी। और फिर सलोनी की शादी का भी दिन आ गया। इधर रेणुका ने खुद अपने हाथों से सलोनी को दुल्हन की तरह तैयार किया और लाखों के गहने खुद अपने हाथों से पहनाए, और ये सब देखकर गौरी सलोनी से जली बुझी जा रही थी कि गौरी तो मैं हूँ, पर किस्मत इस सांवले की चमक उठी। इधर मालिनी ने अपनी कार बेच दी थी। उस मंदिर तक पहुँच गए। इधर मंदिर पहुंचकर रेणुका ने सलोनी का घूंघट लंबा कर दिया। थोड़ी ही देर में शादी की रस्म शुरू हो गई। इधर दूसरे शहर में सलोनी के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो उस दिन वहाँ रुक नहीं पाया। पहले उसने स्टाफ में बात की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर जाना चाहता है। तो जैसा कि मालिनी ने उन लोगों को बोल रखा था कि 2 दिन से पहले इस बुड्ढे को वापस मत आने देना, तो कंपनी के स्टाफ ने सलोनी के पिता को जाने की अनुमति नहीं दी। पर फिर भी सलोनी के पिता का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था और फिर वो बिना बताए ही वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़े। और जब घर पहुँचे तो वहाँ उन्हें घर पर ताला लगा हुआ मिला। पहले तो उन्होंने 2-4 घंटे घर के बाहर ही इंतज़ार किया कि शायद अपने कामों से तीनों बाहर गए हुए हैं। पर रेणुका के लिए समस्या तब बढ़ गई जब सलोनी के पिता को याद आया कि आज तो संडे है, तो न सलोनी का स्कूल होगा और न ही गौरी को कॉलेज। फिर ये तीनों एक साथ गई कहाँ। इधर सलोनी और मालिनी के देवर की शादी की रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी।
और बस फेरा लेना ही बचा हुआ था। इधर सलोनी के पिता ने सलोनी के स्कूल में पता किया और रेणुका जिस मंदिर में रोज जाया करती थी वहाँ के भी पंडित से पता किया तो उन्होंने बताया कि रेणुका आज पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आ रही है। अब सलोनी के पिता को रेणुका पर और भी ज़्यादा शक हुआ कि रेणुका ने पक्का कोई न कोई खिचड़ी पकाई है उनके पीठ पीछे और उस जॉब के लिए भी वही नंबर लाई थी, ये कहकर कि उसकी उस मंदिर में कोई सहेली है जिससे ये नंबर दिया है उसे। पर अगर वो इस मंदिर में 5-6 दिनों से आई ही नहीं है तो फिर वो नंबर उसे कहाँ से मिला। यही सब सोचते सोचते सलोनी के पिता सलोनी की बुआ अधेड़ उम्र औरत से टकरा गए। अधेड़ उम्र औरत ने कहा कि क्या हुआ तुझे, तू इतना परेशान क्यों है। सलोनी के पिता ने कि कुछ नहीं जीजी, मैं बस सलोनी की माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो तो घर पर नहीं है, साथ ही सलोनी और गौरी भी नहीं है घर पर, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीनों एक साथ घर से बाहर हो। जीजी ने कहा कि एक बात कहनी थी तुझे, मैं पिछले 1 हफ्ते से तेरी बीबी को देख रही हूँ, वो कुछ तो छिपाने में लगी है। तेरे शहर जाने के बाद भी वो रोज ही मार्केट में कुछ न कुछ खरीदने आती और जब मैं मिल जाती कभी उससे रास्ते में तो एकदम से घबरा जाती कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बात तो आपकी सही है जीजी, मुझे भी रेणुका पर अब शक है, पर क्या करूं, वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। एक बार वो मुझे मिल जाए फिर दूध का दूध और पानी का पानी करूं मैं। अगर उसकी घटिया हरकत की वजह से मेरी बेटी सलोनी को कोई दुख या नुकसान पहुंचा तो मैं आज उसे जान से मार दूंगा। औरत और माँ के नाम पर कलंक है वो। जीजी ने कहा कि अपने गुस्से को थोड़ा शांत रख और चल मोहल्ले में किसी से पूछते हैं, शायद किसी ने उन्हें जाते हुए देखा। सलोनी के पिता का एक दोस्त उनसे टकरा जाता है और वो कहता है कि अब अभी तक पहाड़ी वाले मंदिर नहीं गए। सलोनी का पिता और जीजी उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर सलोनी के पिता कहते हैं कि क्यों, कुछ खास है क्या वहाँ जो मुझे वहाँ जाना चाहिए था। वो आदमी बोला, अरे बलदेव, तू भी कमाल का मजाक करते हो, पहले सबसे छिपाकर अपनी बेटी की शादी वहाँ से कर रहे हो और फिर हमारे सामने ये नाटक। सलोनी का पिता और जीजी दोनों ही उस आदमी की बात सुनकर चौंक जाते हैं कि बेटी की शादी, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में और वो ऐसा क्यों कह रहा है। उस आदमी ने बताया कि वो अभी ही अपने किसी रिश्तेदार के बच्चों का मुंडन कराने उस पहाड़ी वाली मंदिर गया था, जहां उसने भाभी जी को अपनी दोनों बच्चियों के साथ देखा, जिसके से एक दुल्हन का जोड़ा पहनकर किसी अपाहिज आदमी से शादी कर रही थी। इतना सुनते ही सलोनी के पिता और जीजू को रेणुका की जात समझने में देर न लगी और वो उस आदमी का धन्यवाद करते हुए भागते भागते उस पहाड़ी वाले मंदिर की ओर जाने लगे। और जब सलोनी के पिता ने अपनी आंखों से देखा कि जिससे सलोनी की शादी रेणुका ने करवाई है वो सिर्फ पैरों से ही अपाहिज नहीं बल्कि सलोनी की से उम्र में भी दुगना बड़ा है, और ये देखने के बाद उसने रेणुका को जोर से चिल्लाकर उसका नाम लिया। और रेणुका ने जब देखा कि उसका पति वहां आ पहुंचा है तो उसके पसीने ही छूट गए और सलोनी के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने न जगह देखी और न लोग। सीधे जाकर रेणुका को एक के बाद जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा और उसके थप्पड़ों की आवाज़ इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मंदिर में घंटियों की बजने की आवाज़ सुनाई दे रही हो। ये देख मालिनी और उसका देवर बहुत घबरा गए और शादी कराने वाला पंडित तो वहाँ से भाग ही गया। सलोनी
के पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो एक तो उम्र से भी ज़्यादा बूढ़ी थी, ऊपर से सलोनी के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें रोक पाना जीजी के बस के बाहर था। पर अचानक से सलोनी ने अपने पिता को आवाज़ लगाई कि पापा रुकिए, माँ को मत मारिए। सलोनी के पिता ने कहा, नहीं मेरी बेटी, इस कमीनी औरत ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूँगा इसकी। सलोनी ने कहा कि पापा रुकिए, आपको मेरी कसम, आप एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। सलोनी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गए। सलोनी सादे कपड़ों को पहनकर खड़ी हुई थी, जबकि दुल्हन के जोड़े में अभी भी कोई था। ये देखकर जीजी, रेणुका, मालिनी का देवर और सलोनी के पिता हैरान रह गए। अगर ये शादी सलोनी की नहीं हुई है तो फिर इस दुल्हन के जोड़े में कौन है? और तभी मालिनी ने उस दुल्हन का घूंघट उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं, गौरी थी। गौरी को देखकर रेणुका के होश उड़ गए और वो बोली कि तू कब आई सलोनी की जगह पर, और तुमने इस अपाहिज से शादी क्यों की? रेणुका ने गौरी के पास गई और जोरदार थप्पड़ गौरी के गाल पर जड़ दिया। गौरी ने रेणुका के सवाल से झुंझलाकर कहा कि हाँ, मैंने सलोनी की जगह पर मैं क्या करती? अपनी ही आंखों के सामने अपना भविष्य बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे महलों में राज करना है कि किसी 40-50 हजार कमाने वाले से शादी? और ये महारानी जिसका नए रंग नए रूप है, वो इससे शादी करके ठाठ से रहे। इसलिए शादी के ठीक कुछ घंटों पहले ही मैंने सलोनी से उसकी जगह मांग ली थी, और वो बेवकूफ़ बहन की ममता के आगे आकर मुझे अपना हक दे भी दी। और बात रही इस अपाहिज से शादी करने की, तो आपकी सगी औलाद है न सलोनी भी, तो जब उसकी शादी इससे करवा सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये शादी? और वैसे भी मंत्रों और विधि के हिसाब से ये शादी पूरी हो चुकी है, इसलिए आप माने या न माने, मैं अब इस अपाहिज की पत्नी हूँ। इस बात जीजी बहुत जोर से हंसी और कहा कि रेणुका, देख लिया, तूने भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तू ये सब सलोनी के साथ करना चाहती थी, और बदले में तूने अपने पति को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे शादी हो जाने के बाद शादी को अपनाने के सिवा और कोई रास्ता न बचे। पर देख, तेरा खेल तुझ पे ही भारी पड़ गया, और तूने जो गड्ढा खोदा था अपने पति और सलोनी के लिए, उसमें तू और तेरी बेटी गौरी ही गिर गए। ये होता है भगवान का इंसाफ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बैठकर दामाद और बेटे का स्वागतम सत्कार कर। सलोनी के पिता ने कहा कि जीजी, चाहे सलोनी हो या गौरी, बेटी तो दोनों ही मेरी हैं। किसी एक की भी शादी मेरे लिए उतनी दुखदाई है जितनी कि दूसरी की। मेरी मासूम सी बच्ची गौरी, जो अपनी माँ की तरह पैसों के चकाचौंध में फंसकर इतनी बड़ी गलती कर बैठी है, वो नहीं जानती कि उसकी ये नादानगी उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। तभी मालिनी ने भी रेणुका से कहा कि वाह समधन जी, क्या खूब चाल चली आपने। पर कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी एक लड़की की ज़रूरत थी जो मेरे देवर से शादी करके उसका घर संभाले, फिर वो सलोनी हो या गौरी। अब हाँ, अपनी बहू को लेकर यहाँ से चलते हैं। रेणुका मालिनी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मेरी बच्ची से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने नादानगी में ये फैसला लिया है। इस शादी को मत मानिए, ये धोखे से हुई शादी है। मेरी बेटे को मत ले जाइए। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या गौरी को मालिनी अपनी बहू मना पाएगी या नहीं। देखते हैं अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।